जय हिंद दोस्तों, डिजिटल जमाना है, यूपीआई का जमाना है। 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है तो भी आप अपना फोन निकाल लेते हैं और भैया को पूछते हैं भैया आपका बारकोड कहाँ है। तो यूपीआई का अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करना सही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इन सभी ट्रांजैक्शंस को नज़र लगा करके बैठा है, देखता रहता है। दोस्तों, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हों, चाहे 8 साल का बच्चा हो, यूपीआई से कोई भी अछूता नहीं रहा है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यूपीआई के क्या रूल हैं, कितनी लिमिट के बाद आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे न्यू चेंजेस, न्यू अपडेट यूपीआई के अंदर आते रहते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स जो अभी रिसेंट के अंदर ही यूपीआई के अंदर आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कब आपको यूपीआई के लेन देन पर जीएसटी लागू हो जाएगा, एक दुकानदार अगर आप हैं तो कितना यूपीआई आप ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको फॉलो करते जाइएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है जहाँ पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए यूपीआई और इनकम टैक्स के लेटेस्ट रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन और इनकम टैक्स के साथ साथ में आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। तो दोनों के ही रूल आपको पता होने जरूरी है, दोनों की ही लिमिट्स आपको पता होने जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का नोटिस, किसी भी तरह की दिक्कत आपको इन दोनों ही डिपार्टमेंट से ना आए। यूपीआई दोस्तों क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जो आपको पेमेंट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको ये सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आज की तारीख में मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट का एक एआईएस, एक टीआईएस और एक फॉर्म 26AS, ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप अपना जब भी पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड जहां पर भी, जिस ट्रांजैक्शन पर भी देते हैं, तो ये सूचना अगर आप एक ट्रांजैक्शंस एक लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपने कैश जमा करवाया 10 लाख से ज़्यादा एक सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 1 साल के अंदर, तो ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाने वाली है। तो इस तरह से 50 से ज़्यादा की तरह ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमने 75 ट्रांजैक्शंस ऐसी बताई है एक वीडियो के अंदर, जो अगर आप करते हैं अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में तो उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखें, वो सारी की सारी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन दोस्तों, यूपीआई अभी तक आज की तारीख में रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी यूपीआई के बारे में नहीं पता लगता है कि एक व्यक्ति ने 1 साल में कितनी यूपीआई की है। तो इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों आप अनाप शनाप यूपीआई करते रहेंगे। अगर मान लीजिए अगले बजट में, अगले महीने में या कल ही ये यूपीआई वालों को बोल देंगे कि हमें हर व्यक्ति का डेटा चाहिए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए पहले से ही अगर हम सावधानी बरतेंगे, क्योंकि 80% दोस्तों जो लोग हैं यूपीआई के थ्रू ही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। आपको पता होगा, आप भी 10 रुपए के गोलगप्पे खाकर के भाई साहब को पूछते हैं हमारा बारकोड, आपका बारकोड कहाँ है, हम आपको पेमेंट करना चाहते हैं। तो एक बात का ध्यान दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल नहीं है। डायरेक्ट रिपोर्ट आज की तारीख में नहीं जा रही है, लेकिन यूपीआई के अंदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, भारत पे, भीम पे, कोई भी ऐप आती है दोस्तों, अगर आप अभी क्रेडिट की बात करें तो इतने कैशबैक वगैरह देकर के आपको पहले इन्होंने लालच दिया, अब आप इसके आदी हो गए हैं। तो कोई भी अमाउंट, कोई भी रुपए कहीं पर भेजना होता है या लेना होता है तो आप बेझिझक यूपीआई का यूज करते हैं। तो क्या पॉइंट्स दोस्तों, नॉर्मल यूपीआई की लिमिट क्या है, यूपीआई की लिमिट क्या है, जो मैंने बताया आपको, जो यूपीआई का खुद का जो डिपार्टमेंट है वो क्या लिमिट देता है, इसके अलावा एक बैंक है वो क्या आपको लिमिट देता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या लिमिट देता है, जीएसटी क्या लिमिट देता है, तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कवर है, इनकम टैक्स किस पे लगेगा। अब जब आप यूपीआई लेंगे तो क्या सारी अमाउंट पे लग जाएगा? यूपीआई में अगर आपने कैशबैक लिया दोस्तों, किसी व्यक्ति को आपने 1000 रुपये भेजा या आपने क्रेडिट ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, तो वहाँ पर भी आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये इस तरह के जो कैशबैक मिलते हैं। और यूपीआई आपके दोस्त ने भेजी, आपके रिश्तेदार ने भेजी, या आपका काम ही यूपीआई से पेमेंट करना है, जैसे कि सीएससी सेंटर होता है जो राजस्थान में ई मित्र बोलते हैं। अगर आप बिजनेस की आईटीआर दिखाएं, एक दुकानदार जिसने बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी डर के अपनी दुकान के बाहर बारकोड लगा दिया है कि यहाँ पे कितना भी पैसा आप ट्रांसफर कर लीजिए। कुछ लोग तो बिना बात के ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस यूपीआई की करते रहते हैं। तो यूपीआई हमारी सुविधा के लिए ये यूज किया गया था कि आपको
इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड ना बार बार लगाना पड़े, ओटीपी ना लगाना पड़े, इसके लिए यूपीआई स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब हमारी आदत बन चुका है। तो कैशबैक के लिए, हेल्प के लिए, रिवॉर्ड के लिए, इंसेंटिव्स के लिए या बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूपीआई का अनाप शनाप यूज करने लगे हैं। आपको पता होगा एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दोस्तों, अति हर चीज की माड़ी होती है, बुरी होती है। तो किसी भी चीज को एक लिमिट से ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप अगर यूपीआई से एक क्लिक के ऊपर पैसा भेज रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि एक ऐसी एक जो यू ऐप है, जो अगर आप किसी नए नंबर पर पेमेंट भेजते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भी वो मैसेज भेज देते हैं कि आपको इस व्यक्ति ने पेमेंट की है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं है, ये भी एआई का यूज कर रहा है दोस्तों। वो भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर रहा है। आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी आपका डेटा बोल सकता है। तो यूपीआई की ट्रांजैक्शंस में आपको अलग अलग लिमिट बता रहा था। एनपीसीआई आपको बताया था मैंने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो यूपीआई अगर आप नेफ्ट करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से किसी को पैसा भेजते हैं, उसी तरह से ही यूपीआई माना जाता है। तो मोस्ट ऑफ द यूपीआई आपको पता होगा 1 लाख रुपए किसी को आप पेमेंट कर दीजिए आज, तो आप किसी को नेक्स्ट पेमेंट करना चाहेंगे तो वो आपको पेमेंट नहीं करने देगा। वो बोलेगा कि आपकी लिमिट पूरी हो गई है, आप इसी टाइम फिर से कोशिश करें अगले दिन। मतलब 24 घंटे की लिमिट आपको एनपीसीआई प्रोवाइड करता है। और यूजर आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। कई बार बोला जाता है आप 10-10 रुपए की आप 50 पेमेंट नहीं कर सकते हो, 20 करोगे तो 21वीं पेमेंट के लिए आपको बोलेगा कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है। तो ये बात रही दोस्तों घर की। अब पर ट्रांजैक्शंस की भी कई बार बात करते हैं। आप किसी को 25,000 भेजना चाहते हो तो वो बोलेगा कि 20-20 करके आप 2 बार भेजो, या जैसे भी होगा। 1 लाख रुपए किसी को भेजना है तो 50-50 2 बार भेजो। तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। हो सकता है एसबीआई अलग दे, पीएनबी अलग दे, कोई भी प्राइवेट बैंक है वो आपको अलग लिमिट दे। तो इस तरह से इस चीज का ध्यान देना है कि कोई भी लिमिट आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिफाइन नहीं है, जीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन बैंक ये अपनी अपनी लिमिट आपको देते हैं ताकि आप इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस ना कर पाएं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यूपीआई पेमेंट इन सेक्टर। कैपिटल मार्केट हो गया, अगर आपको पता होगा शेयर मार्केट में आपने कोई आईपीओ लगाया है तो 1 लाख रुपए से क्या बनेगा। अगर आपने हाई नेटवर्थ के अंदर लगाया है तो 2 लाख 2.5 लाख से तो स्टार्ट होता है। फॉरेन के अंदर कोई रेमिटेंस करना है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई बीमा भरना है तो उसकी लिमिट 2 लाख रुपए कर दी है। हालांकि आप कैपिटल मार्केट में इससे ज्यादा भी पैसा ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन फीस देनी है आपने, नेशनल या इंटरनेशनल, स्कूल की, कॉलेज की, किसी हॉस्पिटल को पैसा देना है। यहाँ पे देखिए स्टॉक मार्केट, आईपीओ, आरबीआई से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है। इनकम टैक्स का आपने भरना है। आप पहले इनकम टैक्स आपको पता होगा इंटरनेट बैंकिंग से ही भरा जाता था, लेकिन अब यूपीआई की सुविधा दे दी है। ये यूपीआई की सुविधा भी पहले कम थी, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक का चालान आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी भर सकते हैं। तो ये यूपीआई की लिमिट है जो एनपीसीआई आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सारे दोस्तों इंटरचेंजेस फीस होती हैं, आपको पता होगा। अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ई वॉलेट के थ्रू, अगर आप गूगल पे का वॉलेट यूज कर रहे हैं, फोन पे का वॉलेट, और उसमें पैसा ऐड करते हैं तो 0.5 से 1.1% आपको फीस लगाते हैं पर ट्रांजैक्शन की। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई, आपको अभी पिछली बार थोड़े टाइम पहले इस चीज का एक थोड़ा सा माहौल भी बना था कि अब यूपीआई पे आपको पेमेंट पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये पीपीआई जो पैसा प्राप्त कर रहा है शॉपकीपर एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, तब उनको चार्जेस लगेंगे। तो पेमेंट मेड थ्रू वॉलेट टू अदर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, तो फीस एप्लीकेबल हो जाएगी जो अगर आप 2000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं, वॉलेट में लोड करते हैं 2000 से ज्यादा, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके पैसा ऐड करते हैं तब ये चार्जेस आपको लगने वाले हैं। तो ये अप टू 2000 रुपए, कोई भी इंटरचेंज फीस नहीं है। फ्यूल के अंदर आपको पता होगा 2000 से ज्यादा की करते हैं तो आधा %, बहुत सारी ग्रोसरीज में 0.9%, टेलीकॉम बिल वगैरह में, आजकल तो फोन पे, गूगल पे पे भी आप कई ऐप्स पर अगर आप अपना बिल भरते हैं या आप रिचार्ज करते हैं तब भी वो अपना चार्ज ले लेते हैं। ये चार्ज इनका पर्सनल चार्ज है। तो इस तरह से ये चार्जेस और फीस लगती हैं, लेकिन इन फीस और चार्जेस का इनकम टैक्स जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस दोस्तों कवर की जाती है आपको पता होगा। यूपीआई से आप 2 ही चीजें कर सकते हैं, या तो आप पैसा किसी को भेजेंगे या पैसा किसी से प्राप्त करेंगे। जब भी आपको पैसा किसी को भेजना है तो उससे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। भेजने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत पैसे को प्राप्त करने में होती है। तो क्रेडिट होता है जब भी आपके पास पैसा आएगा यूपीआई से, तो वो यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होगा। तो ये होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपने किसी को माल बेचा तो उसने आपको यूपीआई
कर दिया। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील हैं, तो दोस्तों आपने किसी को कोई सर्विस दी तो आपके पैसा वो अपने खाते में देगा। अगर आपने किसी से उधार लेना है, मान लीजिए मेरे को कोई काम की जरूरत पड़ गई, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आप पैसा दे दीजिए। आपके फादर, मदर, कोई भी दोस्त, रिश्तेदार आपको पैसा फ्री के अंदर दे देते हैं कि कोई बात नहीं, तू रख ले, एक गिफ्ट हो गया। मैंने किसी को पहले लोन दे रखा था 1 लाख रुपए 2 साल पहले, अब उस व्यक्ति ने मुझे पैसा वापस देना है, तो लोन रीपेमेंट मुझे वापस से रिसीव्ड हो गई है। ये होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, दोस्तों मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की एंट्रियां करते हो, इसका आप रिकॉर्ड रखिए। लेकिन जो भी कंसिडरेबल अमाउंट की एंट्रीज आती है, सबसे पहले तो आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है इन ट्रांजैक्शंस को। लेकिन इसी के साथ में क्रेडिट के साथ में डेबिट ट्रांजैक्शंस, आपने कोई खर्चा किया, मैंने आपको बताया 10 रुपए के गोलगप्पे खाए, आपने वो भी पेमेंट करी। कोई आपने माल खरीदा, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी से माल खरीदने गए हो, आपने किसी को उधारे पैसे दिए, आपने किसी से लोन ले रखा था और उसको वापस दिया, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस डेबिट में आ जाती है कि आपका पैसा गया। लेकिन इनकम टैक्स चाहता है कि जो भी पैसा आपके पास आया है, क्रेडिट एंट्रीज का प्रूफ दीजिए। इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है। एक व्यक्ति ने 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा दिया था, फॉर एग्जांपल 11 लाख का कैश जमा करवा दिया था। इसके साथ में दोस्तों उसने 50 लाख रुपए के उसके यूपीआई के ट्रांजैक्शंस भी इन क्रेडिट साइड में हो गए थे। तो जब इसका नोटिस खुला 148 के अंदर, तो 50 + 11 इस चीज़ का आपको ध्यान दें, उससे 61 लाख रुपए की डिटेल पूछी गई कि आपके पास ये क्रेडिट के अंदर 61 लाख आए हैं, उसका हमें प्रूफ दीजिए। तो इसने जमा तो इसमें कराए थे कैश में, लेकिन जब सामने मामला आता है तो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं या नहीं होती हैं, सारी एंट्रियां आपसे पूछी जाएंगी। तो इनकम टैक्स किस पर लगेगा दोस्तों? कभी भी आपको इनकम टैक्स देना होता है वो इनकम पर देना होता है। अब मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि 40 लाख रुपए आपने, एक दुकानदार हो, आपके खाते में बारकोड लगा हुआ है दुकान पर और पैसा आ गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आपसे 40 लाख रुपए पे टैक्स मांग लेगा? जी हाँ, बिल्कुल मांग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस 40 लाख को कैसे जस्टिफाई करते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 44 AD आपने सुना होगा, जो ITR 4 की बात करता है। वो बोलता है अगर आपके खाते में कैश के अलावा मतलब कोई भी पैसा आ रहा है तो उसका आप सिंपली 6% प्रॉफिट दिखा दीजिए। अब 40 लाख का 6% हुआ दोस्तों कितना? 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये गवर्नमेंट कहती है आप अपना प्रॉफिट दिखा दीजिए हमें, और आपके 40 लाख रुपए की सेल हम मान लेंगे कि आपने माल बेचा है। लेकिन इसके लिए आपको ITR भरनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और 2.5 लाख से ऊपर इनकम होने पर ही ITR भरनी मैंडेटरी है। तो ऐसा नहीं है कि ITR मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं भरेंगे। तो एंटायर अमाउंट ऑफ योर इनकम मीन्स सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पैसा आपके पास आया उसको सेल या सर्विस अगर आप नहीं मानते हो दोस्तों, आप जस्टिफाई नहीं करते हो, डिक्लेयर नहीं करते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारी की सारी अमाउंट को आपकी इनकम मान लेंगे। अदरवाइज आपने जो भी सर्विस दी उसमें से खर्चे घटाने पड़ेंगे। जो भी आपने माल बेचा, अब मान लीजिए 40 लाख रुपए का आपने माल बेचा, तो हो सकता है 30 लाख रुपए का आप उसको खरीद कर लाए होंगे, फिर आपने दुकान का किराया दिया, फिर आपने सैलरी दी, फिर आपने रेंट दिया। जो भी खर्चे घटाने के बाद जो इनकम आएगी आपकी, उस पर ही तो टैक्स देंगे ना आप। वो आपको खुद से चल करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर बताना है। आप नहीं बता पाते हो तो सारी की सारी अमाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम मान सकता है। तो ओवरऑल तो आपका डिफरेंस देखना पड़ेगा, जो आपने पेमेंट आई है उससे रिलेटेड जो खर्चे किए हैं उसको घटाने के बाद, लेकिन ये आपको ITR के अंदर खुद से बताना पड़ेगा। मामला सामने आ जाता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो सारी की सारी इनकम पर वो टैक्स मान सकते हैं, अदरवाइज आपकी इनकम टैक्स उनमें मांगा जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रेड ऐप का। ये आजकल तो बहुत सारी ऐप हैं जो अब आपको कैशबैक देना बंद कर चुकी हैं, आपसे बल्कि एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो कोई भी आप गिफ्ट मिलता है आपको, एक तरह से गिफ्ट ही है, कैशबैक आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 56(2)(10 है, ये बोलता है अगर आप पूरे साल के अंदर, दोस्तों आपके मान लीजिए 6 फ्रेंड थे, 6 ने आपको 10-10 हज़ार रुपये दिए गिफ्ट के अंदर, हालांकि ऐसे को फ्रेंड होते नहीं है, तो 10,000 के हिसाब से 60,000 रुपये आपके पास में आ गया, तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं 60,000 है, 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं और ये 6 जने आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो इसको हम आपकी इनकम में जोड़ देंगे। है 50,000 से ज़्यादा है तो ऊपर वाले 10,000 नहीं, सारे के सारे 60,000 रुपये एंटायर अमाउंट आपकी, देखिए एंटायर अमाउंट आपकी इनकम में जोड़ देंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो 0 टैक्स है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है
तो उसी अमाउंट पर आपको 30% टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको पता होगा टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल हो जाती है। यूपीआई फ्रॉम फ्रेंड रिलेटिव मैंने आपको बता दिया। जो इनकम टैक्स की जो रिलेटिव की डेफिनेशन है दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन से आपके रिलेटिव हैं जिनसे आप कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है, उसको आप जरूर मेंशन कर दें। तो जितना भी पैसा आपको रिलेटिव मिलेगा, मान लीजिए मदर फादर नाना नानी दादा बुआ फूफा जिन्होंने भी आपको 20 लाख रुपए मान लो यूपीआई कर दिए और आप कहते हो कि ये तो मेरा गिफ्ट है, उन्होंने दिया है और उनकी 1 नंबर की पूंजी है, कैपिटल है, पैसा है, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके हाथ में सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन जो आपके दोस्त हैं, आपके अदर रिलेटिव के अलावा जो बंदे हैं वो आपकी देखिए सेल भी नहीं है, आपकी कोई सर्विस भी नहीं है, तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो मान लेंगे और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। 50,000 से ज़्यादा है तो सारी की सारी अमाउंट पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का काम बहुत सारे लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस सलाह देना चाहूँगा, सेविंग बैंक अकाउंट यूज ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो बाद में आपसे पूछेंगे, बहुत सारे बैंक, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा HDFC बैंक का, अगर आप अननेसेसरी फालतू की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट वहीं फ्रीज कर लिया जाएगा, डेबिट होल्ड कर दिया जाएगा, आप उसके अंदर 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आपके 1 लाख पड़े हों चाहे उसके अंदर 10 लाख पड़े हों। तो अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सेविंग की जगह आपको क्या करना है, करंट अकाउंट का यूज करना है। करंट अकाउंट के लिए जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। करंट अकाउंट के आप जीएसटी के बिना एमएसएमई के अंदर फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, संस्था आधार नंबर, इसके अलावा लोकल लेवल के रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको आप करवा सकते हैं ताकि आपको जीएसटी नंबर लेकर के रिटर्न्स और टैक्स ना भरना पड़े। तो ऐसा कोई भी काम मनी सेंड करने का, कोई आपके पास पर्सन आता है कि सर मेरे गाँव में 10,000 रुपये भेज दो, आप कहते हो लाओ, आपने वो 10,000 रुपये कैश ले लिया, अपने बैंक में जमा करवा दिया, उसके बाद में आपने यूपीआई से पेमेंट कर दी और उस व्यक्ति से 10,000 के ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, तो आपकी ये 100 रुपये इनकम है। लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हो, 10,000 रुपये को जमा कराते हो तो 10,000 रुपये आपकी इनकम मान लेंगे वो। इसलिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो वो करनी है और आपको कमीशन इनकम आपकी दिखा देनी है। तो बिल की पेमेंट करते हो, कोई किसी का रिचार्ज करते हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला मुझे तो 1 साल का रिचार्ज कर दो 3600 रुपए का, तो आपने उसको पेमेंट करी, उससे 3700 लिए, जितने भी लिए पूरे लिए, तो उसके जो कमीशन आपकी 3600 रुपए वो दे करके गया आपको, ये तो आपकी इनकम नहीं है। आपकी इनकम तो कोई 10 रुपए कमाए होंगे, 20 रुपए कमाए होंगे, जो भी आपकी कमीशन की इनकम है वही आपकी इनकम है। लेकिन वो इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं पता है, तो वो आप ही को इसका मेंटेन रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड, आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो आप अपनी आईटीआर जरूर भरें, उसको अपनी इनकम, बिजनेस इनकम, कमीशन इनकम जैसे भी दिखानी है दिखाएं। बहुत सारे लोग आईटीआर 4 भर देते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। आईटीआर 4 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तभी भरें, अदरवाइज आपको बिजनेस की आईटीआर 3 भरनी चाहिए। जीएसटी नंबर लेना कब जरूरी है मैंने आपको बता दिया, पूरे साल के अंदर अगर आप एक सेलर हैं, माल बेचते हैं, तो इसके लिए लिमिट आपकी 40 लाख रुपए है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब आप किसी सर्विसेज देते हैं, तो पूरे साल के अंदर 20 लाख रुपए तक बिना जीएसटी के अंदर आप इतना सेल कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। सेल प्लस सर्विस दोनों हैं तो भी आपके लिए लिमिट 20 लाख रुपए है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जीएसटी नंबर जब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है वो भी ज़रूर लें, नहीं तो इन फ्यूचर के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी आपके पीछे पड़ सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार दोस्तों, मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो यूपीआई वाले आए, आपको 3-4 वो स्टिकर के देके चले गए, एक प्लास्टिक का देकर चले गए। आजकल तो वो बोलने वाला भी आ जाता है, देवी और सज्जनों 10 रुपए प्राप्त हुए। तो ये अगर आपकी दुकान पे लगा हुआ है तो आपके पास कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है कि कितने भी रुपए आप ले सकते हो। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको बधाई हो, लेकिन जीएसटी नंबर लेने से काम नहीं चलता है। आपको जीएसटी की रिटर्न्स भरनी पड़ती है टाइम पे, और रिटर्न्स भरने के लिए उसमें आपको सेल दिखानी पड़ेगी, और जो सेल करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज का मेक श्योर करें। जीएसटी नंबर ले लिया तो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। जितनी ट्रांजैक्शंस करी है उसको अपनी जीएसटी में जरूर दिखाएं। तो अगर आपकी सेल मानी जाएगी या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस मानी जाएगी, तो आप करंट अकाउंट यूज करें। मैंने आपको बताया था कि आप मान लीजिए सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की लिमिट है, इट विल बी आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। करंट अकाउंट होगा तो बैंक वाले भी परेशान नहीं करेंगे, इनकम टैक्स जीएसटी में भी लिमिट आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप माल बेचते हो तो 40 लाख,
सर्विस देते हो तो 20 लाख और माल और सर्विस दोनों मिला करके है तो 20 लाख रुपए लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो आप जीएसटी नंबर लें, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, आईटीआर भरें। आईटीआर 4 भरकर भी आप अपने सेल का जो कैश के आ रही है उसका 8%, अदर देन कैश के अंदर 6% भरा करके उसको जस्टिफाई करें। अब मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी 50 लाख रुपए आपके खाते में आ गई और आप उसका कहते हो मेरे तो सारी ऑनलाइन आई है, मैं इसका 6% दिखाता हूं, तो 3 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट हो गया। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे 50 लाख रुपए दोस्तों जीएसटी की लिमिट से तो क्रॉस हो गया, तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है कि जीएसटी एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो ये ट्रांजैक्शन दोस्तों यूपीआई की मैं आपको समरी में बता दूं, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। नॉर्मली 1 लाख रुपए होती है, कुछ फीस भरने के लिए 2 लाख, इनकम टैक्स वगैरह भरने के लिए 5 लाख रुपए आप एक दिन के अंदर ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैंने आपको फिर से बता दिया, एआईएस टीआईएस में आज की तारीख में कोई रिपोर्ट नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए आपके खाते से यूपीआई ले ली और आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक एक भी रुपये टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है तो आप बिना किसी आईटीआर के या ऐसे उसको मान लेंगे। जब आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई साहब आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी है। तो मान लीजिए आपके खाते में 6,99,000 रुपये भी आ गए, आप उसको अपनी इनकम दिखा देते हैं खुद से चल करके, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और आईटीआर के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आईटीआर के रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख रुपए अपने खाते में लें, ये बात कर रहा हूं मैं जीएसटी की। लेकिन इनकम टैक्स वाले तो कहते हैं कि 7 लाख के बाद आप हमें इनकम जितनी भी होती है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप माल बेचते हो तो 40 लाख रुपए, अगर आपने माल सेल किया है तो उस पे परचेज को आपको घटा सकते हो, कोई सर्विस दी है तो उसके एक्सपेंस को भी आप घटा सकते हो। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है, ध्यान देना है। तो दोस्तों यही सलाह आप देंगे। अगर आप इस तरह का कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली आ रहा है, किसी का पैसा कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, तो कोई भी आरबीआई के अथोराइज कोई पेमेंट गेटवे आप अपना जरूर लें। कैश के अंदर पेमेंट करने से बचें, कैश को देने से बचें। बिल की पेमेंट अगर आप इस तरह का पेमेंट करते हैं तो आप अपनी सबसे पहले तो आईटीआर भरें, जो भी कमीशन होता है उसको आईटीआर में दिखाएं। अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर बनाएं, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, आप अपना एक रजिस्टर रख लें दोस्तों, जिसके अंदर उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का आधार कार्ड, उसके साइन, इस तरह के डॉक्यूमेंट आप उसके रख लेते हैं तो कल को आपको बताने में, जस्टिफिकेशन देने में आसानी हो जाएगी कि मेरी इनकम नहीं है या मेरा पैसा नहीं है, ये तो उस व्यक्ति का पैसा है। आप जीएसटी नंबर लें। अगर आपकी लिमिट सेल 40 लाख, सर्विस 20 लाख से पूरे साल में क्रॉस होती है कि पर्सनल, फ्रेंड, रिलेटिव के ट्रांजैक्शंस करने बंद कर दें दोस्तों। कोई कह रहा है इतने रुपए मैं भेज रहा हूं तो आगे भेज दे, ये कर दे, वो कर दे, क्यों बिना बात से आप रिकॉर्ड आप अपना खराब करते हैं, बिना बात के झंझट में पड़ते हैं। अपना रिकॉर्ड रखें, किससे पैसा आया, किस लिए आया, किसको दिया, किस लिए दिया, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। आईटीआर भर दी है, जीएसटी भर दिया है तो आप दोस्तों 1 करोड़ का करें या 10 करोड़ का करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अकाउंट को आपको यूज करना है, सेविंग अकाउंट में ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस आपने नहीं करने हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस हैं, रिसीव एंड सेंड आपको बताया था, यूपीआई से लेन देन करते हो, किसी और की यूपीआई में आप डिपॉजिट कराते हो, कैश जमा कराते हो, तो आप अपने बैंक अकाउंट में जमा ना करें दोस्तों। आपको क्या करना है, पेमेंट यूपीआई से ले लेनी है, क्योंकि आज की तारीख में यूपीआई रिपोर्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने किसी से 60 लाख रुपए लेने थे, वो 60 लाख रुपए अगर आप कैश लेकर के अपने बैंक में जमा करा देते हो तो यहाँ तो 10 लाख से ज्यादा ही रिपोर्ट चली जाएगी। लेकिन यूपीआई आप किसी से 60 लाख रुपए ले लेते हो तो एज ऑन डेट रिपोर्टिंग नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी इनकम टैक्स की लिमिट का ध्यान देना है। मनी ऑर्डर्स थ्रू क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोग करते हैं, लैंडिंग बोरोइंग्स करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो आप ये चीजें ना करें दोस्तों। आरबीआई के जो चार्जेस हैं मैंने आपको बताया था, मनी को ऐड करने के लिए यूपीआई लाइट आप बार बार उसमें, क्योंकि आपको पता है 10-10 रुपए के, मान लीजिए आप 10 ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो अकाउंट से तो लेके 100 रुपए, लेकिन आपकी बैंक में एंट्रियां हो गई 10, आपके यूपीआई में एंट्रियां होगी 10, तो आपकी एक यूपीआई लाइट करके एक उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आपके वॉलेट टाइप से ही उसमें दे देंगे एनपीसीआई में। तो पहले 2000 रुपये तक ऐड कर सकते थे, अब आप 5000 रुपये की लिमिट उसमें दे दी है कि मान लीजिए आपने एक बार आपके खाते से 5000 रुपये कटेंगे, अब इसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, जैसे मर्जी आप इसमें खर्च करें, तो यहीं से आपका एंट्रियाँ होती रहेंगी। बैंक अकाउंट में आपके अंदर एंट्रियाँ नहीं बोलेगी। यूपीआई लाइट भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और जो चेंज आया था हमारा, वो था
यूपीआई की जो लिमिट है पर ट्रांजेक्शन्स की, जो पहले 500 रुपये थी वो यूपीआई लाइट की वो बढ़ा दी गई है 1000 रुपये। ये पर ट्रांजेक्शन है, वो पहले वाली ओवरऑल थी। इसके अलावा जो तीसरा चेंज है यूपीआई 123 पे होती है, जो कि कीपैड वाले फोन होते हैं उन पर आप यूज कर सकते हो। तो वो उसकी जो पेमेंट है इंटरनेट के बिना IVR एक नंबर डायल करो, तो वो पहले 5000 थी, उसको भी अब 10,000 रुपये कर दिया है। डे टू डे ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट में ना हो आपके, उसलिए आपको बचना है। इसके अलावा दोस्तों नेफ्ट RTGS रिसीवर का नेम वेरिफिकेशन, पहले आपको नाम डालना पड़ता था, अब आप नोट करेंगे दोस्तों किसी को भी बैंक अकाउंट में आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट भेजनी है तो वो IFSC कोड भी नहीं मांगता है। आप अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए और उसमें अपना अकाउंट नंबर डालिए, सामने वाले का नेम आ जाएगा। कितनी सुविधा इन्होंने यूपीआई वालों ने दे दी है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेबल रूल चेंज हो चुके हैं, नहीं हुए तो जल्दी से हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एक और नया चैनल हमने टैक्सीलेंटर नाम से बनाया है, वहाँ पर मनी फाइनेंस की बात हम करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सअप के चैनल भी हमने बना दिए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करने हैं आपको जो यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो फ़ोन पे गूगल पे वगैरह चलाते हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि हमारी क्या लिमिट है, कितना ट्रांजेक्शन्स हमने करना है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।